क्लास रखूंगी उसमें मैं इंशाल्लाह टेस्ट डिस्कस करना चाहूंगी, सारे जितने भी हुए हैं मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का, उसमें जो इश्यूज हैं जाहिर सी बात है सॉल्यूशंस अपलोड हो चुके हुए हैं, ठीक है। तो जो इश्यूज उसमें होंगे, जो मसले हैं, तो वो फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आज इंशाल्लाह एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग आज एंड हो जाएगा। अच्छा, एक अनाउंसमेंट भी है जो कि मैं क्लास के एंड पे रिपीट करना चाहूंगी, आप लोग मुझे याद करा दीजिएगा फॉर दोस्त जो कि हमें थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी और उसकी वजह भी है, आई एम कमिंग बैक टू पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो दुआ भी कीजिएगा कि सफ़र खैर खैरियत के साथ गुजरे, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे दिन का जो है वो सफ़र है। और जो है हाँ जी, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम बैक। पाकिस्तान का अपना ही एक जो है वो मज़ा है ठीक है। तो लेकिन बस मुझे सफ़र का थोड़ा हो रहा है कि जो है वो खैर खैरियत के साथ गुजर जाए, बिकॉज बहुत लंबा सफ़र है, ठीक है। कौन जा रहे हैं जनाब? आप आ रही हैं, वो जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? तो जो है इंशाल्लाह कल आप लोगों की अच्छा नहीं, वो जा चुके हैं वो मेरी फ्लाइट पर नहीं जा रहे चले जी, अच्छे लोग आ रहे हैं ना, मतलब अब ऐसी बात है, कुछ अब नो कमेंट्स ऑन दैट, ठीक है। अच्छा जी, तो फ्राइडे को इंशाल्लाह देखिए मेरी कोशिश रहेगी क्लास लेने की, ठीक है। और फ्राइडे की असल में मैंने सुबह पहुंचना है तकरीबन 2-3 बजे के करीब, ठीक है। तो मैं आपको सब क्लियर कट बता रही हूँ कि भाई क्या रीजन है फॉर नॉट टेकिंग द क्लास, ताकि किसी को कोई गिला शिकवा ना हो, कोई कंप्लेन ना करे जी बैक में कि जी क्लासेस जो है वो क्लास ऑफ कर दी है मैम ने अभी, ठीक है। तो फ्राइडे को मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं क्लास लूं इंशाल्लाह। लेकिन आप यू कैन अंडरस्टैंड अगर पूरा जो है वो सफर की वजह से मैं ना जो है वो ले सकी, दैट आई विल बी इन्फॉर्मिंग ऑन द ग्रुप। तो कल वाली क्लास तो मैं ऑब्वियसली बात है ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। फ्राइडे वाली क्लास जो है वो अगेन आप लोगों ने ग्रुप अपना चेक करना है बिफोर लॉगिंग इनटू द क्लास, ठीक है। तो मैं आपको क्लास से पहले मैसेज कर दूंगी, या अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि मेरी आंख ही ना खुल सकी और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी ना कर सकी क्लास से पहले, तो आप लोगों ने 5-10 मिनट वेट कर लें। अगर तो ग्रुप पे कोई मैसेज नहीं आता तो इसका मतलब है कि क्लास नहीं हो रही, यानी लॉग इन कर लें। और अगर क्लास स्टार्ट नहीं होती तो इसका मतलब है कि क्लास ऑफ है। मैं ये पैक मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म कर दूंगी कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन्फॉर्म कर दूं पहले से कि अभी मैं क्या कह रही हूँ, फ्राइडे को क्लास है, ठीक है। फ्राइडे को क्लास है, अगर ना हुई तो आई विल इन्फॉर्म बिफोर हैंड, ना कर सकी तो आप समझ जाइएगा कि भाई क्लास नहीं हो रही, अगर तो 15 मिनट गुजर गए और क्लास स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। तो चले जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर आज हमें बेसिकली मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को कंप्लीट करना है, लेकिन बिफोर जी बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ ना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन्फॉर्म कर दूं। फ्राइडे को सो फार आपकी क्लास है, मेरी 100% कोशिश होगी कि मैं क्लास मिस ना करूं फ्राइडे को। अच्छा, और सैटरडे को फिर सैटरडे को तो इंशाल्लाह लाजमी है ना क्लास, ठीक है। सैटरडे को तो आपकी लाजमी क्लास है, तो सैटरडे को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी रख रही हूँ, वही 2 बजे, ठीक है। तो 2 बजे आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी इंशाल्लाह सैटरडे को होगी। अच्छा जी, तो जरा हम आते हैं, कल हम एक छोटी सी एग्जाम्पल कर रहे थे, सॉरी ये क्वेश्चन कर रहे थे, क्लास वर्क नंबर 3 कर रहे थे, जिसमें अपेरेंटली थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे ना। तो क्लास वर्क नंबर 3 में जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर आते हैं, तो मैं जरा दोबारा से आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या अब आपको सिनेरियो समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। अब ये बेसिकली उसी सवाल पे, उसी रूल पे बेस कर रहा है जो मैंने आपको पहले रूल लिखवाया था कि अगर तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक साल में डिफरेंट आती है और अगले साल आप 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक जो है वो तो पिछले साल की कॉस्ट पे या बजटेड जो रेट है उस पे आपने सिंपली कर लेना है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक को हमने 110 पे क्यों वैल्यू किया? अब 110 आपकी बजटेड था ना रेट वेरिएबल कॉस्ट का, यस 110 आपका बजटेड था वेरिएबल कॉस्ट का, तो ये आइडियली पिछले साल के रेट पे ही बेस करता होगा। मैं ना बात समझ आ रही है ना? अब आपको उन्होंने पिछले साल का नहीं दिया हुआ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो जब हमारे पास नहीं दिया हुआ पिछले साल का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू यूज ऑब्वियसली बात है ये बजटेड वाला रेट, अज्यूमिंग कि भाई ये पिछले साल के रेट पे ही बेस कर है। तो अब करंट ईयर में पता चला कि 1,20,000 से हमारा वेरिएबल कॉस्ट एक्सीड कर गया, तो हमें रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के अब हमें
उसके ऊपर वैल्यू करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट ईयर की। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपने क्या बनाना है, अब जल्दी से हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को भी देखेंगे। रिकंसिलिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स विल बी ऑब्वियसली और होम असाइनमेंट, क्योंकि उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर आते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिकली सिर्फ दो फर्क है ना। हमारे पास सिर्फ दो फर्क है, और वही एक ही फर्क है, बल्कि एक फर्क क्या है कि आपके जी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका डिफरेंट होगा। जब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है सीओजीएम भी आपका डिफरेंट होना है। ठीक है, वो भी आपका डिफरेंट रेट पे होना है। तो जल्दी से इसको अब आके सॉल्व करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये मैं खुद इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो, कोई परेशानी ना हो। खुद आज जो है मैं आपको ऑब्वियसली बात है, आज आपको मैंने कल भी बता दी थी ग्रुप में तो कि आज आपको होम असाइनमेंट्स थोड़े मिलेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आप इंशाल्लाह कल का पूरा दिन आपका ऑफ है, जो आज का एक घंटा होता है क्लास का, उसमें आपने बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेसिकली। तो कोई मैंने एक्सक्यूजेस नहीं लेनी फ्राइडे को कि भाई मैंने होम असाइनमेंट नहीं किया, टाइम नहीं मिला या व्हाटसोएवर। आपकी जो क्लास का टाइम आपका होगा उसके अंदर आपने होम असाइनमेंट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको करते हैं। पहला काम तो आपका बिल्कुल सिंपल है, सेल्स वाली इशू, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं, है ना, कोई मसला नहीं है। तो आपने कहा कि भाई सेल्स तो आपकी वही होंगी जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपने ली थी, और इसकी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। 22,000 यूनिट्स आपने सेल किए हैं एट द रेट ऑफ ₹250 पर यूनिट। अब जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर आते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिंपल आपका जो आप इनकम स्टेटमेंट पढ़ते आए हैं वो होगा। ठीक है, क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलें जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर वही हिसाब किताब है। सबसे पहला काम आपका होगा ओपनिंग इन्वेंट्री। चले जनाब, कितना होगा, कितने पे वैल्यू होगा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग यूनिट्स आपके थे 2000। ठीक है, तो 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय, अब रेट क्या यूज होगा जल्दी से बताइए मुझे। व्हाट इज गोइंग टू बी द रेट यूज टू वैल्यू ओपनिंग इन्वेंट्री। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है हमदान। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। हाँ जी, अब बताइए हमदान 138 कैसे आया, 110 तो पता लग गया। हाउ डिड यू कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ द 28 कहाँ से आया आपका। वेरी गुड शबनम। इसके लिए मैं ऑब्वियसली बात है 138 करके मैं यहाँ पे वर्किंग नंबर 2 करूंगी। ठीक है, हम लोग वर्किंग नीचे थोड़ी सी कर देंगे, लाइनें छोड़ दें थोड़ी सी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है फॉर इनकम स्टेटमेंट या अगले पेज पे करते हैं। वर्किंग नंबर 2 क्या होगा, प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शनल कॉस्टिंग। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक है उसके लिए क्या आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। आपको पता है कि जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बजटेड कितना है, ये हम अज्यूम करें कि जी ये आपका है पिछले साल का। ठीक है, चलें जी 110 हो गया। फिर हमने क्या लेना है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यस, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपका किस तरह से कैलकुलेट होगा, 7,56,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी, है ना, जो बजटेड हमारी प्रोडक्शन होती है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट एक्चुअल नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बनता है फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने होंगे, 756 डिवाइडेड बाय 27। इज दैट क्लियर। चले जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट कॉस्ट होना है फॉर ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सिनेरियो कुछ डिफरेंट हो रहा है ना, तो 138 रुपी पर यूनिट के हिसाब से आपने ओपनिंग इन्वेंट्री को अपना वैल्यू कर दिया। जल्दी से कॉपी करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड में ऑब्वियसली जाना है। फिर बारी आती है किसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो करंट ईयर में आपने कितने यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं, आपने 24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। ओपनिंग इन्वेंट्री में किसी को कोई मसला तो नहीं है। चले जनाब, तो हम इसको यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, 24,000 यूनिट्स जो है वो आपने मैन्युफैक्चर किए हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टैंडर्ड रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट तो है 138 पर यूनिट। ठीक है,
लेकिन हमें ये बात पता चली है कि भाई वेरिएबल कॉस्ट में 1,20,000 से बेसिकली बजट एक्सीड कर रहा है ना। तो हम पहले चले वर्किंग में 110 लेते हैं, पहले 138 को यूज किया तो ऑब्वियसली बात है 138 में 110 है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो पहले हम इसी को कैलकुलेट करेंगे। और फिर मैंने आपको कल बता दिया था कि जो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जितनी भी जो है वो वेरिएंस आएगा फ्रॉम एक्चुअल, वो आपने सीओजीएम में ही एडजस्ट करना है। अंडर या ओवर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, जो पॉइंट होता है अंडर या ओवर एब्जॉर्ब का, इट रिलेट्स टू इंटायरली फिक्स्ड ओवरहेड्स ओनली, ठीक है। तो मैं ये बात इंशाल्लाह अभी चैप्टर के एंड पे भी आपको रिपीट कर दूंगी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई इशू ना रहे, क्लियर सारी चीजें रहें। तो 24,000 इंटू 138 और फिर उसमें हम 1,20,000 ऐड कर देंगे, तो बेसिकली आपका एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो कितना आ रहा है, 3,432,000, ठीक है। ऑब्वियसली बात है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट कैलकुलेटेड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, डेफिनेटली डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद किस चीज की बारी आती है, हम लेस करते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स हैं वो तो मैच करेंगे, है ना, वो उसमें तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं है। तो 4,000 यूनिट्स को अब वैल्यू किस पे करना है, क्या अमाउंट अब आपकी होगी। तो अगेन जो करंट ईयर में आपने 24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है, 3,432,000, है ना। और हम अंडर फीफो क्या बात करते हैं, हम ये अज्यूम करें कि यहाँ पे फीफो अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, जो क्लोजिंग यूनिट्स हैं 4,000, वो किससे रिलेट कर रहे हैं, वो क्या ओपनिंग इन्वेंट्री से रिलेट कर रहे हैं, नहीं, वो बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ईयर में जो आपने गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किए हैं उनका क्या रेट आता है, 143, कैसे हुआ, 3,432,000 डिवाइडेड बाय 24,000, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मैंने यहीं पे वर्किंग की है, इससे क्या निकल रहा है, इससे निकल रहा है ये वाला रेट जो करंट ईयर में प्रोडक्शन हुई है उसका क्या कॉस्ट पर यूनिट है। इज दैट क्लियर, यस और नो। तो ये आपके पास आ रहा है 5,72,000, ठीक है जनाब, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे पोजीशन क्या आती है, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के बाद आपने उसको कर लिया यहाँ से माइनस, ठीक है। और आपने 3,136,000 आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। चले जी, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास ये आ गया, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, वेरिएबल ओवरहेड्स तो अब आपके पास आ गया एक्चुअल पे, है ना। ये जो 3,432,000 आपने कैलकुलेट किया है इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स तो एक्चुअल पर आ गए 1,20,000, अब यहीं पे आपने एडजस्ट कर दिया। जो फिक्स्ड ओवरहेड आपने बजटेड पे लिया था उसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे होगी, अंडर या ओवर एब्जॉर्ब के अंदर, है ना, वो होगी अंडर या ओवर एब्जॉर्ब। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए, ओवर एब्जॉर्प्शन है, अंडर एब्जॉर्प्शन है, क्या हिसाब किताब है और कितना है। जल्दी से बताइए, ओवर एब्जॉर्ब्ड है, क्या कैलकुलेट करेंगे, अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड का क्या फॉर्मूला है, अप्लाइड का फॉर्मूला है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल बेसिस, और एक्चुअल एफओएच कितना है, फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड अलग से उन्होंने सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, एक्चुअल टोटल एफओएच जो है वो बजटेड के इक्वल ही है, लेकिन आप देखेंगे कि अप्लाइड एफओएच डिफरेंट आएगा, है ना। हाँ जी, कितना है आपका और क्या है, ओवर है अंडर है, $84,000 अंडर अप्लाइड। वेरी गुड अब्दुल्ला एंड हमदान। ऐड करेंगे लेस करेंगे प्रॉफिट्स में, शबनम वेरी गुड, 84,000 अंडर अप्लाइड है, लेस करेंगे ऐड करेंगे, लेस करेंगे, है ना, लेस करेंगे। हमजा लेस करेंगे, क्यों लेस करेंगे, इधर देख लीजिए, अंडर अप्लाइड है, इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पे एक्सपेंस आउट किया फिगर, ये एक्सपेंस है ना, 3,432 एक्सपेंस है,
हमने जो एक्सपेंस आउट किया है फिगर वो कम की है ना। जब हमने एक्सपेंस कम किया है ऊपर सीओजीएम में, तो अब हमें एडिशनल एक्सपेंस आउट करना है ना। एडिशनल हमें फर्दर एक्सपेंस आउट करना है 84,000 को। तो जब 84,000 को हम फर्दर एक्सपेंस आउट करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा ना। अंडर अप्लाइड का क्या मतलब है? अंडर एक्सपेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड आता है, और वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं? 7,56,000 इज योर एक्चुअल, है ना, माइनस क्या है? 24,000 इंटू 28। 28 क्या था? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। इज दैट क्लियर? तो मेरे पास जो 84,000 है, या तो मैं उसको अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड करूंगी अलग से, या मैं उसको प्रॉफिट में से माइनस होते हुए दिखाऊंगी। तो आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मेट है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो हम अपने वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। ये करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। जल्दी से बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बस अब हो गया सॉल्व, कोई मसला ही नहीं है ना। अब तो हो गया सॉल्व। फिर उसमें से हमने क्या लेस करना है? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे क्योंकि हम फिक्स्ड और वेरिएबल को साथ लेके चल रहे होते हैं, है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में अलग अलग हो रहा होता है, फिक्स्ड अलग होता है, वेरिएबल अलग होता है, यहाँ पे तो मिक्स होता है। तो अब आपने लेस करना है क्या? सारे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। जो फिक्स्ड है वो तो है 5,04,000, अज्यूमिंग कि भाई बजटेड के इक्वल है, क्योंकि आपको एक्चुअल अलग से कोई नहीं दिया हुआ। और जो वेरिएबल है वो कितना है? वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस है 25 रुपी पर यूनिट। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेल्स से, ठीक है। तो क्या करना है? 25 मल्टीप्लाइड बाय 22,000। इसका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है, इसका सेल से ताल्लुक है। चले जी, इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास आ रहा है 1,054,000, और 1,054,000 को जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया तो हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट 1,226,000। अब आपका होम असाइनमेंट एक तो ये है कि आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, जो कि बहुत आसान हो गया है ना। डन हो गया। तो पहला होम असाइनमेंट आपके पास क्या हो गया? तो पहला हो गया कंप्लीट क्लास वर्क नंबर 3, ठीक है। चल, ये एंड में हम लिस्ट भी बना लेंगे। क्लास वर्क नंबर 3 को कंप्लीट करना है, रिकंसाइल करना है। ऑब्वियसली बात है दोनों में डिफरेंस जो है आ रहा है, फिर फर्क आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। चलें जी, दैट्स इट। आगे चलें। किसी ने मुझे कहा था वर्किंग दिखा दें, ये लें जी वर्किंग। जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे चलते हैं। जी जनाब सुनस, उसमें पार्ट बी में एक छोटी सी वर्किंग हुई हुई है। इंस्टेड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट द फॉर्मेट, आई थिंक इट्स ओके इफ यू यूज दैट। एक सेकेंड, एग्जांपल वाले क्वेश्चन में क्या है? हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, दो फॉर्मेट्स मैंने आपको बताया ना। इसमें रिकंसिलिएशन ही मांग रहा था ना, प्रॉफिट है। हाँ जी बिल्कुल, आप प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट बना लें, है ना। आप या तो अब देखें, इन्होंने चालाकी दिखाई है, सारे जरा इसको एक दफा देख लें। इन्होंने जो है वो शॉर्टकट लिया है। शॉर्टकट क्या लिया है? वो उसने ना सिर्फ उसने आपसे इनकम स्टेटमेंट नहीं मांगी, है ना, ठीक है। क्या किया है ना, मैं बता रही हूँ, वही समझा रही हूँ। इसने ना इनकम स्टेटमेंट तो आपसे मांगी नहीं है ना, रिक्वायर्ड में ये नहीं है कि इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। उसने आपसे सिर्फ प्रॉफिट मांगा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर प्रॉफिट के। आपके पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? या तो आप प्रॉपर पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाएं और प्रॉफिट निकाल लें, जो हमारा नॉर्मल तरीका होता है, वो भी सही है, ठीक है, वो भी सही है। दूसरा तरीका क्या है? अब देखिए शॉर्टकट एक क्या है, जो हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, है ना, रिकॉन स्टेटमेंट्स जो हमने पढ़ी हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर लें। जो हमने रिकॉन स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकाल लिया है ना, आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकाल लिया है। आप इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट्स कर लें, आपके पास प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग भी आ जाएगा। तो इसने शॉर्टकट किया है बेसिकली, ठीक है। आप रिकॉन स्टेटमेंट्स को यूज करके कर लें, आराम से निकाल लें, कोई इश्यू नहीं। फिगर मैच करनी चाहिए।
ठीक है हमजा, वो मैं इंशाल्लाह एक दफा मैंने गो थ्रू करना है उसको, ठीक है जी। चले जी, अब जरा आ जाते हैं किसके ऊपर। अच्छा बाय द वे, हमने जितनी भी मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की है ना, वो सिंगल प्रोडक्ट के बारे में की है, ठीक है, कि एक सिंगल प्रोडक्ट अगर आपके पास हो, सो फार जितने भी सवाल किए हैं वो सिंगल प्रोडक्ट के हमने सारे किए हैं। जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाले सिनेरियो होंगे वो फिर हमने इंशाल्लाह आगे जाके देखने हैं, ठीक है, बाद में हमें देखेंगे उसको। सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन जो है वो इस चैप्टर में हो रहा है। चलें जी, क्लास वर्क नंबर 4 पर आते हैं, देखते हैं इसमें अब क्या चक्कर है। ये आखिरी हमारे पास है मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद क्लास वर्क नंबर 5 में अगर मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगी, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर अंडर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है जी। चलिए इसको रीड कर लेते हैं, अगर तो ये आसान हुआ तो फिर हम देख लेते हैं, समझ आ जाती है अगर क्लास को एज अ होल तो फिर हम इसको होम असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है। क्लास वर्क नंबर 4 क्या है आपका, कंपनी नेम है स्टार पीएलसी, सेलिंग प्राइस है 100 रुपी पर यूनिट, ठीक है। कॉस्ट डिटेल्स उसने आपको दे दी है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो कह रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं, ये हो गए, ठीक है। फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स, फिक्स एडमिन ओवरहेड्स और नॉर्मल कैपेसिटी है 12,000 यूनिट्स की। तो ये अज्यूम हम ऑब्वियसली बात है ये करेंगे कि जो फिक्स्ड इन्होंने हमें रेट ये दी हुई है, जो कॉस्ट की डिटेल दी हुई है, दिस इज बजटेड अगेन, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है। फिर उसने आपको प्रोडक्शन यूनिट्स दे दिए हैं ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 के, और उसने सेल्स के यूनिट्स दे दिए हैं ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 के। ओपनिंग स्टॉक उसने आपको ईयर 1 का दे दिया 2000 यूनिट्स, तो ईयर 1 का अगर ओपनिंग दे दिया तो ईयर 1 का क्लोजिंग निकल सकता है। ईयर 1 का क्लोजिंग ईयर 2 का ओपनिंग हो जाएगा, ईयर 2 का क्लोजिंग निकल जाएगा, ईयर 2 का क्लोजिंग ईयर 3 का ओपनिंग हो जाएगा, और क्लोजिंग आप कैलकुलेट कर लेंगे, आसान है ना। पहले वो आपसे कह रहा है कि कंप्यूट द पर यूनिट बेस्ड ऑन ईयर 1 वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसने आपको कहा है कि आप निकालें, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, यस। फिर होगी ना बात, यहाँ से हो जाएगा सॉल्व आराम से, ये डिस्कस कर लेंगे, क्लास कभी कर लेते हैं, बाकी फिर आपका होम असाइनमेंट है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, बेस्ड ऑन ईयर 1 वो आपको कह रहा है जी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल वो कह रहा है पर यूनिट आपको कह रहा है बेस्ड ऑन ईयर 1, तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,20,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। उसने कहा कि बेस्ड ऑन ईयर 1 इंफॉर्मेशन आपने कैलकुलेट करनी है पर यूनिट। चले आगे चलते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सॉल्व कर लेंगे। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट पे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो आपको अगर पर यूनिट की सेलिंग प्राइस गिवन है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो आप आराम से पर यूनिट कंट्रीब्यूशन में निकाल सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल एंड सेलिंग एडमिन कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट पर यूनिट में यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेट कंट्रीब्यूशन, इज दैट क्लियर, हो जाएगा ये, ठीक है। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर 3 years एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एग्जैक्टली वो सॉर्ट ऑफ डेटा कलेक्ट करवा रहा है आपके एसओसीआई के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। इनकम स्टेटमेंट भी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन ऊपर गिवन है ना, सारी इंफॉर्मेशन ऊपर गिवन है। हम ये अज्यूम करेंगे क्योंकि देखिए इन्होंने अगेन वही वाली बात की है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक ही दिया हुआ है, तो बजटेड भी यही है टोटल और एक्चुअल भी यही है। फर्क सिर्फ क्या होगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए आपने नॉर्मल कैपेसिटी को कैलकुलेट यूज करना है, ठीक है। और अप्लाइड वही वाला सारा काम है जो हमने पहले जो है अपने सिनेरियो के अंदर किया है, ठीक है। तो प्रिपेयर प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द 3 years, तो मैं से क्लास वर्क नंबर बहुत आसान है, क्लास वर्क 4 इज योर होम असाइनमेंट, ठीक है। समझ आ गई अपेरेंटली सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है इसका, ठीक है। फिर एक और होम असाइनमेंट आपका क्या, यू नीड टू रीड ये वाला पार्ट, एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, इट विल टेक हार्डली 1 to 2 minutes, है ना। थोड़ा सा इसको आप रीड कर लेंगे कि एडवांटेजेस मार्जिनल कॉस्टिंग के जो एडवांटेजेस हैं वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, क्लियर है ना बात। एडवांटेजेस रिलेटिव टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वर्किंग टी अकाउंट में दिखा दे तो कोई इशू तो नहीं, टी अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, टी अकाउंट तो यहाँ पे कोई इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। कौन से टी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री के, मतलब कैसे, समझ में नहीं आया मुझे मशारुख, कैसे टी अकाउंट बनाएंगे आप मुझे बता दें।
ग्रुप पे जरा आप शेयर कर दीजिए, मुझे पर्सनली प्राइवेटली शेयर कर दें तो मैं आपको ओके कर दूंगी, ठीक है। चले, तो एडवांटेजेस रिलेटिव टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिलेटिव टू मार्जिनल कॉस्टिंग, तो ये रीड कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई इशू होगा तो फिर हम उसको फ्राइडे को इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? तो आपके होम असाइनमेंट्स क्या क्या हो गए? प्रॉपर जो होम असाइनमेंट है 100% जो कंप्लीट क्वेश्चन है दैट इज क्लास वर्क नंबर 4 एंड यू हैव टू रीड दीज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जल्दी से क्लास वर्क नंबर 5 पर आ जाते हैं, आखिरी आपके पास क्वेश्चन है ये क्लास वर्क नंबर 5। आई क्या आपका सवाल है अगेन, मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड क्या कह रहा है जी? मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट जी, अगेन सिंगल प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है। Relevant information relating to the year ended 30th June 2023 is as follows। उसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? अच्छा जी, रीड करते हैं, फिर उसके बाद टेबल के बाद रिक्वायरमेंट पर आ जाएंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि चक्कर क्या चल रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 5 kg है एट ₹60 पर kg, तो एक यूनिट में 5 किलो रॉ मटेरियल लग रहा है और 1 किलो का 60 रुपीज, तो कितना हो गया? एक यूनिट पर टोटल रॉ मटेरियल कितना हो गया? 5 into 60, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जी एक्चुअल लेबर टाइम पर यूनिट विच इज द सेम एज बजटेड, ठीक है जनाब। तो 4 आवर्स यानी कि वही डायरेक्ट लेबर बजटेड और एक्चुअल सेम है, ठीक है। एक्चुअल पर यूनिट 4 आवर्स एट ₹75 पर आवर, तो टोटल एक यूनिट पे कितना हो जाएगा? 4 into 75, ठीक है। एक्चुअल मशीन आवर्स पर यूनिट सेम एज बजटेड है 3 आवर्स। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ₹15 पर मशीन आवर, तो कितना हो गया? 3 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है जनाब। ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये अपेरेंटली वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी एक्चुअल और बजटेड सेम है, ठीक है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स उसने आपको बताया कि जी 6 मिलियन रुपीज है, ठीक है। एनुअल सेल्स है 19,000 यूनिट्स, एनुअल प्रोडक्शन है 18,000 यूनिट्स। सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स में 70% फिक्स्ड है, बाकी 30% वेरिएबल हो गया 10 मिलियन। ये क्यों उसने बता दिया? मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, ठीक है। अब हम जल्दी से रिक्वायरमेंट पर आते हैं। अब ये कौन से साल का उसने आपको डेटा दिया है? 30 जून 2003 का, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पर आते हैं। प्रिपेयर अ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2004 अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमें 30 जून 2003 का ये एक्चुअल डेटा दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल डेटा, ये एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है किसकी? अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन बजटेड इंफॉर्मेशन को यूज करके, ठीक है। तो क्या है? और दूसरा आपके पास है रिकंसिलिएशन, ठीक है जनाब। जल्दी से इसको देखते हैं कि इसमें और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। Salient features of the business plan for the year ending 30 June 2004 are as under. Sale is budgeted at 21,000 units at the rate of ₹1100 per unit. हो गया है ना। इनकम स्टेटमेंट के लिए सारी फिगर्स बाय द वे उसमें बजटेड इस्तेमाल होनी है, ठीक है। तो आपका जो इनकम स्टेटमेंट के लिए सेल्स है, सेल्स का तो काम हो गया खत्म। 21,000 एट द रेट ऑफ 1100 पर यूनिट, तो मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की सेल्स आ गई, ठीक है। फिर हम आते हैं किसके ऊपर? ओपनिंग इन्वेंट्री अब हमें चाहिए, है ना, ओपनिंग स्टॉक चाहिए। अब वो देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन और क्या गिवन है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 4%, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 4%, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो 60 पर केजी है ये अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 1.04% आप उसको कर देंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहा है अ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट विल बी हायर्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इट विल हेल्प improve the quality of material produced and reduce raw material usage by 5%। अच्छा जी, क्या हो गया? यूजेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 5 किलोस, यस। एक यूनिट में 5 किलो लगता है। वो कह रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट अगले साल जो हायर होगा वो यूजेज को 5% से कम कर देगा। तो अब कितना होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 95%, है ना। एक यूनिट पे अब कितना लगना है? उतना लगेगा। आगे वो कह रहा है पेमेंट विल बी मेड टू द कंसल्टेंट एट ₹2 पर किलो। चले जी, ये भी हमें पता लग गया, एक एडिशनल हमारे पास कॉस्ट आ गई। ठीक है, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन की हमारे पास तो कितने किलो आपके लगेंगे एक यूनिट में वो आप रिकैलकुलेट करेंगे और ₹2 एडिशनल जो है रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, है ना, वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी। आगे चलते हैं। द मैनेजमेंट हैज नेगोशिएटेड अ न्यू अग्रीमेंट विद लेबर यूनियन
वेयर बाय वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 10%। चले जी, ये जो आपके पास अच्छा अब्दुल्ला, ये आप बताओ मुझे, कंसल्टेंट पेमेंट पीरियड कॉस्ट होगी या प्रोडक्ट कॉस्ट होगी? ये वेरिएबल है, ये तो हमें पता है ना, वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो हमें पता है। विल दिस बी अ पीरियड कॉस्ट और अ प्रोडक्ट कॉस्ट? वाई पीरियड कॉस्ट? वजह? पहले मुझे बताएं प्रोडक्ट कॉस्ट का क्राइटेरिया क्या है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इन्वेंटरीज में। पीरियड का प्रोडक्ट कॉस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है? ऑल कॉस्ट नेसेसरली इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। यस है ना? अच्छा जी, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। ऑल कॉस्ट नेसेसरली इंकर्ड, नहीं जी अब्दुल्ला, ये क्राइटेरिया तो नहीं होता प्रोडक्ट कॉस्ट का। क्राइटेरिया तो मैंने अभी रीड आउट किया है, ऑल कॉस्ट नेसेसरली इंकर्ड टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री इन द कंडीशन रेडी फॉर प्रोडक्शन। यस, बात समझ आ रही है? पढ़ा हुआ है पहले, है ना? तो अब मुझे बताइए, क्या उसमें क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट, मुझे बताइए किस टाइम पे इनकर होगी? प्रोक्योरमेंट के टाइम पे ना, परचेज के टाइम पे? हाँ जी, अब बताएं। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन पहले होगा और फिर वो मटेरियल फैक्ट्री प्रेमिसेस पर आएगा। अब बताइए, फिक्स्ड है, बाकी 30% वेरिएबल हो गया 10 मिलियन। ये क्यों उसने बता दिया? अगेन सिंगल प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है। Relevant information relating to the year ended 30th June 2023 is as follows। उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? अच्छा जी, रीड कर दे, फिर उसके बाद टेबल के बाद रिक्वायरमेंट पर आ जाएंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि चक्कर क्या चल रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 5 kg है एट ₹60 पर kg। तो एक यूनिट में 5 किलो रॉ मटेरियल लग रहा है और 1 किलो का 60 रुपीज, तो कितना हो गया? एक यूनिट पे टोटल रॉ मटेरियल कितना हो गया? 5 into 60। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जी एक्चुअल लेबर टाइम पर यूनिट विच इज द सेम एज बजटेड। ठीक है जनाब, तो 4 आवर्स यानी कि वही डायरेक्ट लेबर बजटेड और एक्चुअल सेम है। ठीक है, एक्चुअल पर यूनिट 4 आवर्स एट ₹75 पर आवर। तो टोटल एक यूनिट पे कितना हो जाएगा? 4 into 75। ठीक है, एक्चुअल मशीन आवर्स पर यूनिट सेम एज बजटेड है 3 आवर्स। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है ₹15 पर मशीन आवर। तो कितना हो गया? 3 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है जनाब, ये वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये अपेरेंटली वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी एक्चुअल और बजटेड सेम है। ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स उसने आपको बताया कि जी 6 मिलियन रुपीज है। ठीक है, एनुअल सेल्स है 19,000 यूनिट्स, एनुअल प्रोडक्शन है 18,000 यूनिट्स। सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स में 70% फिक्स्ड है, बाकी 30% वेरिएबल हो गया 10 मिलियन। ये क्यों उसने बता दिया? मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए। ठीक है, अब हम जल्दी से रिक्वायरमेंट पर आते हैं। अब ये कौन से साल का उसने आपको डेटा दिया है? 30 जून 2003 का। ठीक है, अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पर आते हैं। प्रिपेयर अ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2004 अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमें 30 जून 2003 का ये एक्चुअल डेटा दिया हुआ है ना, ये एक्चुअल डेटा, ये एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है किसकी? अंडर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन बजटेड इंफॉर्मेशन को यूज करके। ठीक है, तो क्या है? और दूसरा आपके पास है रिकंसिलिएशन। ठीक है जनाब, जल्दी से इसको देखते हैं कि इसमें और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। Salient features of the business plan for the year ending 30 June 2004 are as under. Sale is budgeted at 21,000 units at the rate of ₹1100 per unit। हो गया है ना? इनकम स्टेटमेंट के लिए सारी फिगर्स बाय द वे उसमें बजटेड इस्तेमाल होनी है। ठीक है, तो आपका जो इनकम स्टेटमेंट के लिए सेल्स है, सेल्स का तो काम हो गया खत्म। 21,000 एट द रेट ऑफ 1100 पर यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की सेल्स आ गई। ठीक है, फिर हम आते हैं किसके ऊपर? ओपनिंग इन्वेंट्री अब हमें चाहिए, है ना, ओपनिंग स्टॉक चाहिए। अब वो देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन और क्या गिवन है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 4%। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 4%। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो 60 पर kg है ये अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 1.04% आप उसको कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात?
ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहा है अ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट विल बी हायर्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इट विल हेल्प improve the quality of material produced and reduce raw material usage by 5%। अच्छा जी, क्या हो गया? usage of raw material is 5 kilos, yes, एक यूनिट में 5 किलो लगता है। वो कह रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट अगले साल जो हायर होगा वो यूजेज को 5% से कम कर देगा। तो अब कितना होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 95%, है ना? एक यूनिट पे अब कितना लगना है? उतना लगेगा। आगे वो कह रहा है पेमेंट विल बी मेड टू द कंसल्टेंट एट ₹2 पर किलो। चले जी, ये भी हमें पता लग गया, एक एडिशनल हमारे पास कॉस्ट आ गई। ठीक है, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन की हमारे पास, तो जो कितने किलो आपके लगेंगे एक यूनिट में वो आप रिकैलकुलेट करेंगे और ₹2 एडिशनल जो है रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, है ना? वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी। आगे चलते हैं। द मैनेजमेंट हैज नेगोशिएटेड अ न्यू अग्रीमेंट विद लेबर यूनियन whereby wages would be increased by 10%। चलें जी, ये जो आपके पास अच्छा अब्दुल्ला, ये आप बताओ मुझे, कंसल्टेंट पेमेंट पीरियड कॉस्ट होगी या प्रोडक्ट कॉस्ट होगी? ये वेरिएबल है, ये तो हमें पता है ना? वेरिएबल कॉस्ट है, ये तो हमें पता है। विल दिस बी अ पीरियड कॉस्ट और अ प्रोडक्ट कॉस्ट? वाई पीरियड कॉस्ट? वजह? पहले मुझे बताएं प्रोडक्ट कॉस्ट का क्राइटेरिया क्या है? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने इन्वेंटरीज में। पीरियड को प्रोडक्ट कॉस्ट का क्या क्राइटेरिया होता है? ऑल कॉस्ट नेसेसरली इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, यस, है ना? अच्छा जी, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। ऑल कॉस्ट नेसेसरली इंकर्ड, नहीं जी अब्दुल्ला, ये क्राइटेरिया तो नहीं होता प्रोडक्ट कॉस्ट का। क्राइटेरिया तो मैंने अभी रीड आउट किया है। ऑल कॉस्ट नेसेसरली इंकर्ड टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री इन द कंडीशन रेडी फॉर प्रोडक्शन। यस, बात समझ आ रही है? पढ़ा हुआ है पहले, है ना? तो आप मुझे बताइए, क्या उसमें क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट मुझे बताइए किस टाइम पे इनकर होगी? प्रोक्योरमेंट के टाइम पे ना, परचेज के टाइम पे? हाँ जी, अब बताएं। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन पहले होगा और फिर वो मटेरियल फैक्ट्री प्रेमिसेस पे आएगा। अब बताइए, क्या रॉ मटेरियल की क्वालिटी खरीदने के बाद चेक की जाएगी? मतलब वो फैक्ट्री प्रेमिसेस पे आएगा, फिर हम वो उसको चेक करेंगे रॉ मटेरियल को? फायदा क्या फिर, है ना? वो तो ये कह रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल आप पहले इंस्पेक्शन करोगे तो ही आपका रॉ मटेरियल यूजेज कम होगा ना, है ना? आपने रॉ मटेरियल को इंस्पेक्ट करना है प्रोक्योरमेंट, मतलब अपने फैक्ट्री प्रेमिसेस पे आने से पहले। तो जो अच्छा रॉ मटेरियल होगा सिर्फ वो खरीदेंगे, जब वो खरीदेंगे तो पर यूनिट कम लगेगा। अब बात समझ आई? अब मुझे बताइए प्रोडक्ट कॉस्ट है पीरियड कॉस्ट है? प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। अब समझ आ गई? दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। और बात समझ आ गई है ना? सिर्फ मेरे कहने पे नहीं जाना, लॉजिक भी डेवलप करनी है। इज दैट क्लियर? दिस इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर ये होता ना इंस्पेक्शन होती फिनिश्ड गुड्स की, तो फिर ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, फिर ये फिनिश गुड की कॉस्ट का पार्ट होता, फिर ये डायरेक्ट मटेरियल में नहीं आना था, है ना? फिर तो ये डायरेक्ट रॉ मटेरियल का कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, फिर तो ये हम चेक करते कि कहीं फिनिश गुड इन्वेंट्री का पार्ट तो नहीं है, फिर वो एक बात ही अलग होनी थी। ठीक है, इज दैट क्लियर? चले जी, आगे चले। तो उसने आपको ये बता दिया ये प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। द मैनेजमेंट हैज नेगोशिएटेड अ न्यू अग्रीमेंट विद लेबर यूनियन वेयर बाय वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 10%। ठीक है जी, वेजेस भी 10% से इंक्रीज हो गए, तो 75 रुपीज पर आवर ये भी 10% ऊपर हो गया, है ना? 10% ये भी इंक्रीज हो जाएगा, लेबर रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन प्लान टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। 30% of savings in labor cost would be paid as bonus। ठीक है, a training consultant will be hired at a cost of rupees
3 lakh per annum to improve the working capabilities of the workers. On account of the above measures, it is estimated that labor time will be reduced by 15%. हाँ जी, वो क्या कह रहा है? 30% of savings in labor cost would be paid as bonus. तो पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? इस पूरे सिनेरियो के अंदर सेविंग्स कितनी होती है लेबर कॉस्ट की, जो आपने इंक्रीज किया और 15% से आपका टाइम डिक्रीज किया, ठीक है, तो आपका कितना सेविंग हो रहा है, आपने उसका 30% कैलकुलेट करना है। वो क्या होगा? वो आपका बोनस कैलकुलेट होगा, ठीक है, वो आपका बोनस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद अभी इसको करते हैं सॉल्व। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि जी ट्रेनिंग कंसल्टेंट विल बी हायर्ड एट द कॉस्ट ऑफ 3 लाख पर एनम। मुझे बस ये सब सोच कर बताइए, क्या ये प्रोडक्ट कॉस्ट होगी या पीरियड कॉस्ट होगी? ट्रेनिंग कंसल्टेंट प्रोडक्ट कॉस्ट होगी या पीरियड कॉस्ट होगी? दिस विल बी पीरियड कॉस्ट। यहाँ पे ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होगा। ट्रेनिंग कंसल्टेंट का काम है टू इम्प्रूव द वर्किंग कैपेबिलिटीज। आपको ये बात आई गेस याद होगी, हम इन्वेंट्रीज की कॉस्ट में नहीं लेते ट्रेनिंग कॉस्ट, है ना। ये हमेशा मैं तो एटलीस्ट लिखवाती हूँ कि आपकी जो इन्वेंट्री के अंदर स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री, ये प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बोनस जो है ये आपका, हाँ ये आपका प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, है ना, बोनस आपका प्रोडक्ट कॉस्ट होना है। चले जी आगे चलते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%. Fixed production overheads are expected to increase at the rate of 8% on account of inflation. Fixed overheads are allocated on the basis of machine hours, ठीक है, यानी कि overhead absorption rate आपको बता रहा है। The company has a policy of maintaining closing stock at 5% of sales. In order to avoid stock outs, closing stock would now be maintained at 10% of sales. The closing stocks are valued on FIFO basis. तो आपको क्या करना है, पहले जरा मैं आपको अगेन ये वाला भी मैं आपको होम असाइनमेंट में ही दे रही हूँ, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि मैं थोड़ी सी वर्किंग आपको करा दूंगी, सारी आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सारी हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ताकि फिर आपको मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये चीजें सॉल्व करना मुश्किल ना हो, ठीक है। रेडी? तो ये जो चीजें उसने आपको इंक्रीज डिक्रीज करने को कही हुई है, वो जरा हम रिवाइज फिगर्स निकाल लेते हैं, फिर आप मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो भी रेलेवेंट है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं 5 मिनट्स और आप समझ लें कि मैं कर ले मिस हुमा को मैं जरा रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि 5 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करें। चलें जी, गिव मी अ मिनट। चले जी, जो इसमें एक मसले वाला पॉइंट है, या तो सिर्फ मैं उसको सॉल्व कर देती हूँ, और वो कौन से वाला, ये बोनस वाला है ना। ये बोनस वाली चीज जरा हम देख लेते हैं कि इसमें क्या हिसाब किताब है। बाकी सब तो बहुत आसान है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हो जाएगा ना सॉल्व। चले जी, वो क्या कह रहा है? The management has negotiated a new agreement with labor union whereby wages would be increased by 10%. तो यहाँ पे अब मैं बेसिकली लेबर कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रिवाइज क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो ये, उसने आपको कहा है कि वेजेस वुड बी इंक्रीज्ड बाय 10%। चले जनाब, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर आवर वेजेस पर आवर के हिसाब से पे की जा रही है ना। तो पर आवर पहले आप देते थे 75 रुपीज के हिसाब से, अब कितना होगा हम ये निकाल लेते हैं, रिवाइज्ड रेट पर आवर इज इक्वल टू 75 इंटू कितना 10% इंटू 1.1, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो 75 इंटू 1.1, ये आपके पास अगर डेसिमल्स में आ रहा है तो उसको हम 82.5 रुपी पर आवर, ठीक है। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, 82.5 रुपी पर आवर। अब वो कह रहा है कि अच्छा जी, फिर एक और चीज आपके पास क्या आती है, आपने जो इंसेंटिव प्लान किया है उसमें
लेबर टाइम विल बी रिड्यूस्ड बाय 15%। चले जी, इसको हम कर लेते हैं। रिवाइज टाइम पर यूनिट अब आपके पास कितना होगा, एक यूनिट पे 4 घंटे लगते थे, है ना। एक्चुअल लेबर टाइम पर यूनिट कितना है, 4 घंटे लगते थे। अब कितना होगा, 15% से रिड्यूस हो गया, तो 4 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 85%। ठीक है, तो इसको भी हमने डेसिमल्स में ले लिया, 3.4 आवर्स पर यूनिट। ठीक है, रिवाइज रेट पर आवर हो गया, रिवाइज टाइम पर यूनिट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या हिसाब किताब बनता है, इसको जरा हम देख लेते हैं। हाँ जी, अब मुझे बताइए रिवाइज टोटल लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी। एक यूनिट के ऊपर 3.4 आवर्स लगेंगे। ठीक है, और एक घंटे का हमने 82.5 रुपी देना है ना। तो उस हिसाब से कितना हमारे पास कैलकुलेट होता है, टोटल दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। अभी मैं किसकी कैलकुलेशन कर रही हूँ, बेसिकली बोनस की। अब टू 2 डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, 280.5 रुपीज पर यूनिट। यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि जो सेविंग हो रही है उसका 30% जो है वो बोनस पे होगा। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो बेसिक हो गया ना। ये तो बेसिक लेबर कॉस्ट पर यूनिट हो गई 280.5। ये तो बेसिक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। अब इसके अंदर हमें वो कह रहा है कि क्या चीज है, बोनस भी तो आ रहा है। बोनस के लिए उसने आपको रेट क्या दे दिया कि 30% ऑफ सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट वुड बी पेड एज बोनस। ठीक है, तो मुझे बात बताइए, ओल्ड कर दें, ओल्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना था। ओल्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट हम किस तरह से निकालेंगे, 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 75 पर आवर। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 4 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 75 रुपीज पर आवर। क्या हिसाब किताब है आपका, 4 इंटू 75। हाँ जी, तो कितनी सेविंग हो रही है, वो कह रहा है 30% मल्टीप्लाइड बाय जो सेविंग्स हो रही है, यानी कि 300 माइनस 280.5। इज दैट क्लियर। तो कितना आ रहा है पर यूनिट, कितना बनता है, 5.85 रुपी पर यूनिट। जी जनाब, इज दैट क्लियर, बात समझ आ रही है। बोनस उसने कहा है, बोनस आपका प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, है ना। डायरेक्ट लेबर में क्या क्या चीजें आती हैं, लेबर के हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट लेबर में बोनस भी आता है। ठीक है, बोनस के लिए वो कह रहा है कि 30% ऑफ द सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट वुड बी पेड एज बोनस। तो पहले बिफोर दिस इंसेंटिव प्लान वाज गिवन हमारे पास 4 घंटे लग रहे थे 75 रुपीज पर आवर के हिसाब से, तो एक यूनिट पे 300 रुपए लगते थे। ठीक है, अब जो है इंसेंटिव प्लान के अंडर एक यूनिट पे 280.5 रुपीज लगेंगे डायरेक्ट लेबर। तो इसका मतलब है हमने सेविंग्स कितनी की है, कर ली है, एक यूनिट पे कितना कम डायरेक्ट लेबर लग रहा है, 300 माइनस 280.5, और वो कह रहा है कि उसका 30% वुड बी पेड एज अ बोनस। इज दैट क्लियर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल डायरेक्ट लेबर पर यूनिट रिवाइज आपके पास क्या होगा, बजटेड कितना होगा, वो होगा 280.5। आप उसको बेसिक पे तो दे ही रहे हैं, 5.85 रुपी पर यूनिट उसको बोनस भी दे रहे हैं। तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आपने ये निकाल लिया। इज दैट क्लियर, यस और नो। 286.35 रुपीज पर यूनिट। जी जनाब, बात समझ आ गई। और इसके अलावा मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ये क्लास वर्क नंबर 5 भी आप ले लें एज ए होम असाइनमेंट। ठीक है, तो अब आपके 3 होम असाइनमेंट्स हो गए। एक तो आपने कंप्लीट करना है क्लास वर्क नंबर 3, फिर आपने सॉल्व करना है क्लास वर्क नंबर 4, और सॉल्व करना है क्लास वर्क नंबर 5। ये आपके 3 होम असाइनमेंट्स हो गए फॉर टुमारो एंड टुडे। आज और कल बैठ के ये तीनों करने हैं। ये तीनों एक दफा ओके हो जाएंगे तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व भी करवा दूंगी। फ्राइडे को हम इनको एक नजर मार भी लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे क्लास में। ठीक है, और फिर वो आपका होम असाइनमेंट होगा फ्राइडे का। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सिंपल से हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस है, यू कैन डू देम योरसेल्फ। जो प्रॉब्लम वाले पार्ट्स होंगे वो फिर हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और फ्राइडे को वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर
रिपीट कर रही हूँ, अनाउंसमेंट कर रही हूँ दोबारा से, कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी। इंशाल्लाह फ्राइडे को क्लास होगी, ठीक है, वही 10 से 11 बजे। और सैटरडे को आपकी रेगुलर क्लास भी होगी और मैं एक्स्ट्रा क्लास भी रख रही हूँ 2 बजे, और वो डिस्कशन क्लास नहीं होगी, बेसिकली वो आपका कंपल्सरी लेक्चर होगा। चलें जी, इसको फिर फ्राइडे को ही डिस्कस कर लेंगे हमजा, ठीक है। फ्राइडे को ही मैं आपको बता दूंगी कि भाई क्या है, क्योंकि एक किस्म का हम इसको वाइंड अप फ्राइडे को ही कर रहे हैं। वैसे ऑफिशियली जो चीजें पढ़ने वाली थी मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, वो आज खत्म हो गई है। फ्राइडे को हम इंशाल्लाह मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो भी इश्यूज थे वो डिस्कस करके फिर हम इंशाल्लाह अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। अच्छा, 2 बजे नहीं करें तो हम लोग टाइम फिक्स कर लेंगे, नो इश्यूज। पे कितने बजे करूं शाहजेब? चले, मैं 3:30 बजे रख लूंगी, 3:30 या 4 बजे रख लूंगी, आप लोगों को ब्रेक भी मिल जाएगा, ठीक है। 4 बजे रख लेती हूँ, ठीक है जी। चले जी, इंशाल्लाह फिर फ्राइडे को मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, दुआ में याद रखिएगा। यहाँ तक अगर इन सवालों में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिए, वरना फिर इजाजत दें। थैंक यू बेटा, दुआ में याद रखिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज, सी यू इन पाकिस्तान इंशाल्लाह।